इसमें बेटा जी सबसे पहले जो है वो हमने डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है एज पर यूएस सिलेबस जो 2019 का है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट हमें तो नहीं उसमें सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को डिस्कस करने के लिए कहा गया, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ज़ाहिर है हमें कुछ क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आ सकते हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट फाइंड करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी हो। सो वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट, देन जो है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस या करंट जो है उसका आंसर दे सकते हैं। सिमिलरली जो है वो आपके पास डिफरेंट जैसे कॉम्बिनेशन बल्ब्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है एज यू ऑल नो के सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहते हैं कि जब हम रेजिस्टेंसेस जो है उनको अटैच करते हैं एंड टू एंड, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और डेट इज़ सो इजी कि इसमें हम क्या करते हैं कि सारी रेजिस्टेंसेस को क्या कर देते हैं, ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो जो इसका मतलब है कि सीरीज में अगर आप कंबाइन करते हो रेजिस्टेंस, उसको अटैच करते हो, तो उनकी रेजिस्टेंस ऐड अप होती है। मतलब क्या होता जाता है कि वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास आर इक्वलेंट आएगा, यानी कि जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आती है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएगी वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा होगी किससे, जो कि हमारे पास जो है वो जो भी हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। जैसे आर इक्विवेलेंट हमारे पास जो है वो अगर लेट्स से के अब ऊपर वाली तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, इनको कंबाइन करने की वजह से लेट्स से कि अगर ये रेजिस्टेंसेस हमारे पास आ रही हैं, सो है जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें जो रेजिस्टेंस आएगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ग्रेटर आएगी। यानी आर ई जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, R1। हमारे पास जैसे ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3, तो जो R इक्विवेलेंट का आंसर आना है वो इन तीनों से बड़ा होना है। डेट आर ई शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन R2, इसकी वैल्यू R2 से भी ग्रेटर होगी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू जो है वो R3 से भी ग्रेटर होगी। तो क्यों, क्योंकि ये सम से आ रहा है। आप अगर R1 में R2, R2 में R3 ऐड करते हैं तो तीनों का जो सम आएगा वो आपके पास जो है वो लेट्स से कि ये आपके पास 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपका जो सम है 3 + 2 5 और 1 6 आ गया। अब 6 जो है वो ग्रेटर देन R1 है, यानी 1 से ग्रेटर है, 6 2 से भी ग्रेटर है, 6 3 से भी ग्रेटर है। तो जो आपके पास आंसर आता है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी हमारे पास अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर जो है वो इसमें हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ये जो हम बात कर रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो है वो करंट हर जगह जो है वो क्या होता है, सेम होता है। करंट जो है वो सेम होगा, यानी कि अगर करंट की वैल्यू यहाँ से आई है तो तीनों रजिस्टर में से करंट एक जैसा पास करेगा। R1 में से भी उतना ही करंट पास करेगा, R2 में से भी वही करंट पास करेगा, R3 में से भी वही करंट पास करेगा। सो जो हमारे पास सीरीज सर्किट होता है खासतौर पर, उसमें करंट हर जगह क्या होता है, सेम। डिवाइड किसने होना है, पोटेंशियल ने डिवाइड होना है। और किस तरह से डिवाइड होना है, पोटेंशियल विल डिवाइड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। कैसे, जो कि हमारे पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब चूंकि करंट तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो करंट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा। तो जिसके अक्रॉस जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो भी ज्यादा आएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब इसमें देखें कि लेट से वो कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना करंट्स की वैल्यू, सो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 क्या होगा, IR1। पोटेंशियल ड्रॉप R2 क्या होगा, IR2। जो करंट तो सेम रहेगा ना। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 क्या होगा, IR3। तो इस तरह से आप तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जी नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसमें रेजिस्टेंसेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, साइड बाय साइड जो है वो साइड बाय साइड जो है इसको हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, साइड बाय साइड का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो रेजिस्टेंसेस को जैसे सीरीज में हम दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, साइड बाय साइड का मतलब है एक दूसरे के पैरेलल रख के आप उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो। तो जब हम उनको साइड बाय साइड जो है वो कनेक्ट करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन को जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन कह देते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो हम कहते हैं 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, यहाँ गौर करें, सीरीज में करंट हर जगह सेम होता था, जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। और क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। करंट कैसे डिवाइड होता है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर यानी रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें से करंट कम फ्लो करेगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि आई इज इक्वल हम कहते हैं वी ओवर आर है। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब देखें, पोटेंशियल तो कांस्टेंट आपने रखा हुआ है। अब पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। सो ये यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएं, अच्छे से उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, तो फिर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर जो है वो कॉम्बिनेशन बनते जाए, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। So first you need to understand the basics of parallel and series combination, जो कि अक्सर जो है वो हम मिस कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमें करंट फाइंड करना हो R1 में से, R2 में से, R3 में से, तो फॉर्मूला क्या होगा, I1 क्या होगा, V ओवर R1, चूंकि पोटेंशियल हम तीनों में सेम लेना है। क्यों? क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं। I2 अगर फाइंड करना हो तो V ओवर R2। इसी तरह से I3 फाइंड करना हो तो V ओवर R3 से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें, अब कहते हैं जी जो हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि हर जगह जो है वो सेम जो है वो पोटेंशियल पहुंच सके। तो हम जो है वो हमारी जो पावर रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है, वो हर जगह जो है वो हमारे जो घरों के पैरेलल सर्किट हैं उनमें जो है वो वोल्टेज हर जगह सेम जो है वो पहुंचती है। अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं तो हर जगह वो 220 वोल्ट आ रहे हैं। अब जहाँ फिर हमें वोल्टेज जो है उसको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, यहाँ वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए जो है हम फिर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसमें अच्छा ये देखें जी, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल उसने दी है, कहता है ये देखो सर्किट है, कई सीरीज का सर्किट है। लेट्स से हमें दो रेजिस्टेंसेस यहाँ गिवन है, तो हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए कहे तो हमने उन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है जी। और पोटेंशियल जो दोनों के क्रॉस ड्रॉप आएगा, ज़ाहिर है पोटेंशियल जो है उसमें डिवाइड हो जाएगा। कुछ पोटेंशियल अक्रॉस ए ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल अक्रॉस बी ड्रॉप होगा। सो टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस ए प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस बी। लेकिन करंट कहता है जी दोनों में क्या रहेगा, करंट दोनों में सेम रहेगा। सिमिलरली सीरीज सर्किट जो है के बाद पैरेलल सर्किट की अगर बात करें तो उसमें लेट्स से कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल जो है उसमें दो रेजिस्टेंसेस के लिए जो है वो आमतौर पर क्वेश्चन आपको एमडी कैट के लेवल में ज्यादातर अगर कोई जिसमें वैल्यूज फाइंड करना आएंगी, वो आमतौर पर टू कॉम्बिनेशन जो होते हैं ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये टू के बारे में आपको जो है वो ये सर्किट्स गिवन है। तो अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस गिवन है, उनका आप कॉम्बिनेशन फाइंड करना चाह रहे हो तो ये इसका शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट क्या है कि देखें, आपके पास फॉर्मूला था पैरेलल के लिए 1/RE इज इक्वल टू, यानी कि जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है जी। यहाँ से आपने आर इक्विवेलेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है पैरेलल के लिए। तो आप इसका एलसीएम लोगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे जो है वो एलसीएम जो है एलसीएम में क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी R1 R2। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, यहाँ ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है ब्लेंडर क्या करते हैं, और ऊपर जो है वो ज़ाहिर है इनका एलसीएम ले रहे हो तो ऊपर जो है वो आ जाएगा सम, यानी R1 से कैंसिल आउट, R2 प्लस जो है वो क्या आ जाएगा, R1। अच्छा, क्या हमारा जो है वो पैरेलल सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट का आंसर आ गया?
ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, सॉल्व करके जो आंसर आता है वही बता देते हैं। हालांकि आपको 1 ओवर आर ई कैलकुलेट नहीं करना, आपको आर ई कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा, यानी R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब गौर से सुनना है, ये जो है हमारे पास शॉर्टकट बन गया। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में गिवन हो तो हम वहां पर जो है वो फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम, यानी दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बजाय कि आप उसको इस फॉर्म में लिखें, फिर उनका रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल लेने के बाद जो है वो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, प्रोडक्ट ओवर सम। लेकिन ये जो शॉर्टकट है, जो भी शॉर्टकट होते हैं याद रखें उनकी लिमिटेशन होती है। तो ये शॉर्टकट जो है वो कब यूज होता है, ओनली फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। जब दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में हों तो फिर जो है वो आप ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये वाला शॉर्टकट जो है वो दिस इज ओनली फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, यानी प्रोडक्ट ओवर सम। सो उससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें कि आपके पास जो है ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ओवर सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जो दोनों के क्रॉस है पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा, यानी कि ए रेजिस्टेंस बी रेजिस्टेंस दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, लेकिन डिवाइड क्या होना, करंट। तो दोनों क्रॉस जो सम ऑफ करंट होगा वो टोटल करंट के इक्वल होगा। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत सिंपल सिंपल सा है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट्स से जी मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस है, एक R1 एक R2, R1 is 2 ohm, R2 is 4 ohm। अब आई हैव टू फाइंड द कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी और यहाँ टोटल करंट। टोटल करंट किसी भी सर्किट में फाइंड करना हो, चाहे वो सीरीज का है, पैरेलल का है, कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला नहीं चेंज होना। फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू V ओवर R। R नहीं यहाँ लेना, जब कॉम्बिनेशन हो तो क्या लेना, RE, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो चूंकि ये दोनों सीरीज में थे, 2 और 4, तो इसका मतलब इन दोनों को सम करेंगे तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है I इज इक्वल टू वी ओवर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 12 ओवर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6। तो आंसर आपका क्या आ गया, 2 एम्पीयर। इसका मतलब है इस सर्किट में जो टोटल करंट जो बैटरी की तरफ से आ रहा है वो कितना है जी, 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर करंट जो है वो हमें पता चल। अब चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह क्या रहता है, सेम। तो अगर को पूछे R1 के क्रॉस करंट कितना, आपने कहना 2 एम्पीयर, R2 के क्रॉस कितना है, वो भी 2 एम्पीयर होगा। लेकिन क्या डिवाइड होना था, पोटेंशियल। और हमने कहा था कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस के। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। चेक कर लेते हैं, अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो V1 विल बी इक्वल टू IR1। V2 फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, IR2। सो यहाँ करंट दोनों में सेम है, मैंने इक्वलेंट पहले टोटल करंट फाइंड कर लिया 2। तो IR1 क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 वोल्ट, और I2 जो है वो कितना आएगा, 8 वोल्ट। अब जरा गौर करें, रेजिस्टेंस कौन सी ज्यादा है, 4 ओम वाली ना, इसके क्रॉस किसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। और R1 जो है वो कितनी है, 2 ओम, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, कम आया। अच्छा एक और चीज देखें, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12। तो अब बैटरी की पोटेंशियल देखें 12, तो दोनों की इक्वल जो पोटेंशियल ड्रॉप आया उनको सम करने से बैटरी का पोटेंशियल भी आ जाएगा। सो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल जो है वो हम पेयर कभी कभी आंसर दे के बता देते हैं कि ये इसका आंसर होना चाहिए। देखो कैसे, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। अब R2 R1 से डबल है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब है इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इससे 2 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से 2 टाइम्स ज्यादा है। जैसे ये देखो 4 वोल्ट आया है तो 4 2 कितना होगा, 8। इसका मतलब है आंसर आपका 4 8 वाला होगा। समटाइम्स हम ऑप्शन देख के जो है वो आंसर जज कर सकते हैं। सो जस्ट आपकी बेसिक्स जो है वो ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो अगर देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट्स से यही वाला क्वेश्चन जिसमें एक हम रेजिस्टेंस 4 ओम रख लेते हैं, एक 2 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा अब मैंने अभी अभी आपको शॉर्टकट बताया, तो अब हमें जो है वो शॉर्टकट ये वाला यूज करना है फ्रीक्वेंटली। सो R E इज इक्वल टू 2 अगर पैरेलल रेजिस्टेंसेस लगी हो तो आप डायरेक्टली जो है उनकी R इक्वलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट
ओवर सम। प्रोडक्ट इनका 4 2 जार 8, सम कितना आया 4 + 2 6, तो 4/3 ओहम जो है ये इनकी क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा मुझे इसमें करंट बताना है, तो करंट जो है टोटल करंट मैंने कहा कोई भी सर्किट हो, सीरीज का हो, पैरेलल का हो, फॉर्मूला होता है V ओवर R इक्विवेलेंट। सो 12 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट क्या है 4/3, 4 3 जार 12, तो 3 3 जार 9। टोटल करंट जो है वो यहाँ पर कितना आ गया 9 एम्पीयर करंट आ गया। अच्छा अगर मुझे I1 फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, V ओवर R1, V इज 12, R1 इज 2, 6 ओम आंसर, 6 एम्पीयर आंसर आ गया। I2 कितना है 4 ओवर R2, 12 ओवर 4 कितना आ गया 3 एम्पीयर। अच्छा यहाँ गौर करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहां करंट ज्यादा है। तो जरा गौर करें कि इसमें जो करंट है किसके अक्रॉस जो है वो ज्यादा है। अगर यहाँ देखें तो करंट जो है वो किसके क्रॉस ज्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस कम है। सो अब देखो I1 जो है वो ज्यादा है, वो 6 एम्पीयर है, जबकि I2 3 एम्पीयर है। क्यों? क्योंकि I1 2 ओम है, जबकि I2 जो है वो 4 ओम है। इसका मतलब है करंट जो है उसमें डबल चला गया। सो देखिए इस तरह की जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें कोशिश किया करें कि जो आप आमतौर पर जो इस तरह के सर्किट्स आते हैं उनको एनालाइज करना जो है वो ज़रूरी होता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ताकि आप इजीली आंसर दे सकें। कई दफ़ा रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस दे के आपको रेशो ऑफ करंट्स पूछा होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या बनेगी, 2:4, ऐसे ही है ना जी। तो 1:2 बन गई, तो इसका मतलब है जो आपकी करंट्स की रेशो वो भी 1:2 ही है, चेक कर लें ज़रा। लेकिन वो आप इसमें जो बताएंगे वो 2:1 बताएंगे। क्यों? क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें करंट कम होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ करंट ज़्यादा होगा। तो मुझे अगर रेजिस्टेंसेस दे के पैरेलल में करंट की रेशो पूछी जाए तो मैं कहूँगा वो 2:1 आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो R1 में 6 एम्पीयर करंट होगा, जबकि R2 में जो वो 3 एम्पीयर करंट है, तो इनकी रेशो जो है वो 2:1 बनेगी। ठीक है जी। इस तरह का जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से वाइजली डील कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, इसको एनालाइज करना है इस तरह के सर्किट्स को, ताकि इजीली आप आंसर दे सकें। ठीक है जी। अच्छा अब देखो इक्विवेलेंट यहाँ पर हमने डायरेक्ट डिफाइन कर ली, क्योंकि एक 4 था दूसरा 2 था, प्रोडक्ट ओवर सम। प्रोडक्ट 4 2 जार 8, सम कितना है 4 + 2 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 4/3 आर इक्विवेलेंट आपके पास इन दोनों का आंसर आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह इसको जो है रिवाइज करेंगे, आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और इसी तरह जो आपकी प्रैक्टिस बुक्स में क्वेश्चन के मैंने ये कहीं से मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करें। जब इनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक पास पेपर से बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, और ये वाला जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एन इक्वल अगर रेजिस्टर्स जो है वो कहता है अगर सेम रेजिस्टर हो, एन इक्वल रेजिस्टर्स हो सीरीज में, तो उनका आर इक्विवेलेंट कैसे आप फाइंड करोगे, एन मल्टीप्लाई बाय आर। अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में लगे हों तो आप जो है वो सेम होने चाहिए सब, एन इक्वल रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन आर इक्विवेलेंट इन इज इक्वल टू एन आर। और सेम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है अगर उनकी सीरीज सॉरी पैरेलल में लगे हों, तो ये वाला जो है ऊपर वाला हम कहेंगे जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो फिर आपने फॉर्मूला लगाना है एन आर। और अगर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ओवर एन। जैसे ये बहुत दफा पास पेपर में जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये वाला जी, जिसमें अक्सर कहा जाता है आपको कुछ रेजिस्टेंसेस दे के कहा जाता है मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंसेस की रेशो बताएं, या मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस बताएं, मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस बताएं। तो वो कैसे आपने करना है, देखिए बड़ा सिंपल है। इफ यू हैव अ रेजिस्टर या 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओहम, ये बताएं देन मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या होगी और मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या होगी। मैक्सिमम पॉसिबल आती है जब आप सब के सब को ना सीरीज में जोड़ दें, और मिनिमम पॉसिबल कब आएगी, जब आप सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो गौर करें, अगर मैं इन सब को मैक्सिमम मुझे चाहिए, टोटल रेजिस्टेंसेस कितने हैं 5, तो मैं एन की वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगी। हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है आर, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास मैक्सिमम जो आएगा वो क्या आएगा, एन आर। एन क्या है, टोटल रेजिस्टेंसेस कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय आर कितना हो जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय आर 50। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी 50,
और अगर मिनिमम पॉसिबल आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपको उनको पैरेलल में अटैच करना होगा। तो n इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाते हो तो r इक्वलेंट क्या होगा, r ओवर n। r क्या है 5, ये सॉरी ये वाला जो है यहाँ से रॉन्ग हो गया आई थिंक लिखते हुए। सो r जो है वो यहाँ पर r एक की रेजिस्टेंस कितनी है 5, r एक की रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 5 है डिवाइडेड बाय नहीं आर ए की रेजिस्टेंस 10 है तो ठीक है जी ये सही लिखा हुआ। हाँ जी आर ए की रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 10, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितनी है 5, तो 5 2 आर 10, इसका मतलब मिनिमम पॉसिबल जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 2 है और मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है 50 है। तो मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आती है, सबको आप पैरेलल में लगा दें, और मैक्सिमम पॉसिबल कैसे आती है, आप सबको सीरीज में जोड़ दें। तो अगर आपको मैक्सिमम टू मिनिमम की रेशो पूछी हुई है तो आप जो है वो उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड करके भी आंसर बता दो। जैसे इसका रेशो जो है वो आपके मैक्सिमम टू मिनिमम पूछो 25:1 आ जाएगा या मिनिमम टू मैक्सिमम की रेशो पूछी हुई है तो 1:25 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन। अब कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ, पहले हम इनको जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। अब पेपर में ना डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन आते हैं, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। और जो है वो सिंपल करना क्या है, जैसे आपको ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं, सो उसमें जो है वो कैसे पता चलेगा कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में है। पहले तो ये स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर पूछते हैं, बड़ा इजी है भाई, जहां पर करंट डिवाइड हो रहा हो वो आपका क्या होता है पैरेलल, जहां करंट डिवीजन ना हो वो क्या होता है सीरीज। जैसे देखो लेट्स से जी आपको ना ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ गया, ट्राइंगुलर क्वेश्चन, और उसमें उसने कहा जी कि ट्राइंगल बना के उसमें ना 3 रेजिस्टेंसेस गिवन है 2 ओम 2 ओम 4 ओम। अब आपसे कहा जी ए और बी के क्रॉस ना आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। अच्छा अब जरा गौर करो कि अगर करंट यहाँ से पास करेगा, करंट यहाँ से आया, तो अब ये जो करंट है जितना इस वाली 2 से गुजरेगा यहाँ पर आके सारा उस इधर भी इतना ही आएगा। इसका मतलब है कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, मतलब यहाँ करंट जो है वो जितना इस पॉइंट पे आएगा उतना इस पॉइंट से जो है वो वे मूव कर जाएगा। इसका मतलब है ये ऊपर वाली दोनों हैं ये आपस में क्या है सीरीज में है, तो ये ऊपर वाली दोनों 2 ओम सीरीज में है। जबकि इस पॉइंट के ऊपर अगर गौर करें तो करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा कुछ करंट 4 ओम की तरफ जाएगा। इसका मतलब 2 ओम और 2 ओम ऊपर वाली सीरीज में। इसका मतलब है ये ऊपर वाला जो सर्किट है इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ऊपर वाली जो कि दोनों सीरीज में वो सीरीज में ऐड कर दें, और नीचे जो 4 ओम है उसके क्या आ गई पैरेलल आ गई। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर जो है इसमें हमारे पास सिंपल हो गया जी, ऊपर 2 और 2 सीरीज में है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, नीचे 4 ओम है, तो अब आपस में ये क्या हो गया पैरेलल। अब मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला शॉर्टकट बताया है, पैरेलल में अगर दो आ जाएं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं शॉर्टकट, प्रोडक्ट ओवर सम, प्रोडक्ट ओवर सम। तो 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 4 + 4 8, तो 16/8 आपके पास आंसर कितना आ गया 2 ओम आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो है वो 2 ओम होगा। तो सिमिलरली इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट, और उसके बाद जो है वो ये एक ही शॉर्टकट जो है फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा पैरेलल के लिए, जो अगर दो रेजिस्टेंसेस जो है पैरेलल में हो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है एक और चीज याद रखें, हमारे यहाँ ना मैं आप लोगों को कोई इजाफी या एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं बता रहा, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स टीचर बता रहे होते हैं, मैंने वो लेक्चर्स में भी देखा, ओवरऑल उनका यूज कहीं भी नहीं यहाँ होना। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड रह के अगर प्रिपरेशन करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क। हमें स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करके कोई बड़ा इनाम नहीं मिलना जो कि पेपर में ही नहीं आने। सो इस तरह के सिंपल सिंपल सर्किट्स पे पहले अपना अच्छी प्रैक्टिस कर लें, फिर अगर आपको वाकई शौक है या इजाफी वक्त मिलता है तो आप उनको भी सॉल्व करें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, जैसे ये डायमंड इस तरह की शेप आ जाती है, जो है ना वो स्क्वायर वाली शेप जो है, इसमें इस तरह कहा जाए कि दो ऊपर आपको रेजिस्टेंस दे दी, दो नीचे, और कहा जाए कि इनकी जो है ना इक्विवेलेंट फाइंड करें, तो बड़ा इजी है। अब यहाँ अब आपको समझ आ गया है कि देखिए ये जो ऊपर वाले दोनों है कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये जो है वो सीरीज में है, ये 2 और 4 सीरीज में है, तो ये आपस में जो है वो इनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नीचे वाले दोनों भी सीरीज में, कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, देखें जितना करंट आएगा 2 3 में से उतना ही इस 3 में से गुजर जाएगा। इसका मतलब है यहाँ भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है।
ऐसे ही है ना, इसका मतलब है कि ये आपस में ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो पैरेलल कहलाएगा। अच्छा, ऊपर वाले दोनों सीरीज में है तो मैंने उनको 2+4 सीरीज में कर दिया, नीचे वाले भी दोनों सीरीज में है तो सीरीज में कर दें, तो इनका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, इक्विवेलेंट। तो आपने इनका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया। अब देखो कि इसके बाद जो है वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट आपके पास आ गया, ऊपर वाले जो हैं वो दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, तो 4+2 6, नीचे भी क्या आ गया 6, 6 और 6 आपस में, अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें, जो दो पैरेलल में हो तो प्रोडक्ट ओवर सम, तो 12 3 जो है वो 36 होता है, यानी प्रोडक्ट 36 आ जाएगा ओवर 12 आ जाएगा, आपका आंसर क्या बन गया, 3 ओम। सो यहाँ जो आपके पास इक्विवेलेंट आएगी वो 3 ओम आ जाएगी। अच्छा, अब देखो, जब हम ये बेसिक्स एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और गलती नहीं करते, जैसे ये जो प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला है, कुछ लोगों को जो है वो क्यों समझ नहीं आ रहा होता, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने ऊपर रीज़न भी दी थी कि वो असल में जो है वो फाइंड जब एलसीएम लेते हैं तो उनका आंसर जो है वो आर ई जो है वो आता है 1/RE इज इक्वल टू, एक हमारे पास डिस्टेंस है 4, दूसरी भी 4 है, तो चेक करते हैं जी वो कैसे सॉल्व करते हैं। वो करते हैं जी 1/4 प्लस जो है वो 1/4, ऐसे ही है। उन्होंने लेना है जी इनका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 2, तो उनका आंसर जो है वो असल में आ रहा होता है 1/2। अब ये 1/2 रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कैलकुलेट किया वो 1/RE कैलकुलेट किया है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, आर ई, तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 2 ओम आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला जो है वो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट ओवर सम जो है तो दैट इज मोर बेटर, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं और जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब इसी तरह से जब आप बेसिक सीख जाते हो तो बेसिक सीख जाने के बाद बड़ा सिंपल है, अब आप इजीली जो है वो कोई भी क्वेश्चन आता है आप आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अब आप प्रोसीड करेंगे पास्ट पेपर्स की तरफ, अब आप प्रोसीड करेंगे जरा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन पास्ट पेपर का बड़ी दफा पेपर में रिवाइज हुआ है। A wire of resistance 4 ohm is bent into a circle and the resistance between the ends of its a diameter of the wire जो है will be what? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अब थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल होगा, लेकिन आपकी बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं हुआ। अब टोटल आपको जो रेजिस्टेंस है, आपको एक वायर अगर गिवन हो जिसकी रेजिस्टेंस आर ओम हो, अब आप चूंकि आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लेंथ। ऐसे ही जी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपने इसको बेंड कर दिया, बेंड करके बनाया सर्कल। आप क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा करते थे कि बेंडिंग जो है वो ऑफ ए वायर डू नॉट इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आपने उसको बेंड करके सर्कल बना दिया, तो रेजिस्टेंस तो अभी भी चेंज नहीं हुई, उतनी ही रही। अच्छा, अब जब अलोंग ये सर्कल बन गया जी, अभी भी रेजिस्टेंस ये आ रही रही, लेकिन अगर आप अक्रॉस द डायमीटर उसको कोई रेजिस्टेंस लेंगे, अक्रॉस द डायमीटर अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो हाफ लेंथ उधर रहेगी, हाफ लेंथ इधर रहेगी। इसका मतलब है इस डायमीटर से इस तरफ जो रेजिस्टेंस बची है वो r/2, जो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इस तरफ जो बची है वो भी क्या होगी, r/2। इसका मतलब है ऊपर रेजिस्टेंस r/2, नीचे रेजिस्टेंस r/2, क्योंकि यहाँ पर आप जब इसको कॉम्बिनेशन को अक्रॉस द डायमीटर अगर डिवाइड करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सो अब ये वाले कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, पैरेलल। अब जरा देखें, टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी, 4 ओम। इसका मतलब है r/2 हाफ उधर चली गई, हाफ इधर चली गई, इसका मतलब है 2 ओम ऊपर आई, 2 ओम ही नीचे रह गई। तो अब आप इक्विवेलेंट फाइंड करें, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लें या डायरेक्ट जो है मैंने अभी जो बताया प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। प्रोडक्ट इनका क्या आएगा 4, सम भी क्या आएगा 4, इसका मतलब है आंसर आपका जो है वो 1 ओम इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, डेल्टा। सो सेम वे से जो है वो आप कोई भी क्वेश्चन आता है सो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं, जस्ट यू नीड प्रैक्टिस और बेसिक जो है वो, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर करने से पहले कभी भी प्रैक्टिस बुक पे ना जाएं, कभी भी पास पेपर को ना छेड़ें, ताकि जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो बाद में उनको डील कर सकें। नेक्स्ट जो है जी, इसमें इसी तरह से जो है वो आपने इस तरह सर्किट को सॉल्व करना है। इस दफ़ा जो हमारे पेपर में ज़्यादा चांसेस हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जिसमें आपको जो है वो करंट फाइंड करना हो या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो। ठीक है जी, तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है और जो पैरेलल का सर्किट है उसमें करंट डिवाइड होता है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है जी, इसमें अब हम बात कर लेते हैं पावर की। पावर जो है वो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है ना पास्ट पेपर में बड़े टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं और पॉपुलर क्वेश्चन है जी, पावर जो है
टॉपिक जो है इसमें देखें जो हमारे पास जो है पावर का फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी। तो यहाँ से अगर देखें तो वर्क डन चूंकि क्यू वी है, सो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम होता है, तो क्यू बाई टी क्या होगा, आई, तो पहले आपके पास फॉर्मूला आ जाता है पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से आपने एनालाइज करने की कोशिश करनी है। जब एनालाइज का मैं वर्ड यूज करता हूँ उसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब ये होता है कोई चीज सामने रखें उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ना कि रट्टा लगाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ये तीन फॉर्मूले हैं, मुझे इनको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करना है तो ये पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वॉट, वन वॉट क्या होता है जूल पर सेकंड। इसका मतलब जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वी आई, वी करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, वोल्ट का क्या होता है वोल्ट, तो वन वोल्ट मल्टीप्लाई में एम्पियर किसके इक्वल होता है जूल पर सेकंड। दूसरा देखें, दूसरा फार्मूला है आई स्क्वायर आर, तो मुझे पता चला यहाँ से जूल पर सेकंड यानी वन वॉट जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट आल्सो कैन बी आल्सो इक्वल टू एम्पियर स्क्वायर, आई स्क्वायर है ना, एम्पियर स्क्वायर इनटू ओहम, एम्पियर स्क्वायर इनटू ओहम जो है वो भी आपके पास ये होता है। इसी तरह से पावर कैन बी इक्वल टू वोल्ट स्क्वायर पर ओहम, वो भी आपके पास जूल पर सेकंड बनेगा। तो आपने ना यहाँ से यूनिट भी रिवाइज कर लिया, ठीक है जी। इस तरह से हम फॉर्मूले को एनालाइज कर रहे होता है। सेकंड जरा इस टेबल इसको देखें, इसमें भी हम एनालाइज कर रहे हैं। जैसे देखो पावर जो है उसका फार्मूला वी आई भी होता है, पावर जो फार्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है, पावर का फार्मूला वी स्क्वायर आर भी होता है। तो अगर कहीं मुझे वोल्टेज फाइंड करनी आ जाए तो वो आर मल्टीप्लाई बाय आई भी हो सकती है, वो पी ओवर आई भी हो सकती है, वो स्क्वायर रूट पी इंटू आर भी हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करनी आ जाए तो वो वी ओवर आई भी हो सकती है, वो वी स्क्वायर ओवर पी भी हो सकती है, वो पी ओवर आई स्क्वायर भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स कि हमें वैल्यू क्या गिवन है। हमें अगर करंट फाइंड करना आ जाए करंट, तो वो स्क्वायर रूट पी ओवर आर भी हो सकता है, वो पी ओवर वी भी हो सकता है, वो वी ओवर आर भी हो सकता है। सो इस तरह से जो है वो आप इसको फॉर्मूले को जब एनालाइज कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल कोई स्टेटमेंट आती है तो फ्रीक्वेंटली आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है और आप फॉर्मूले पे पहुंच जाते हैं, उसको यूज करते हैं एंड यू गेट द आंसर, ठीक है जी। अच्छा वेयर पी जो है उसको हम कहते हैं पावर डिसिपेशन, और सीरीज के सर्किट में कहता है जी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है आर्म सर्किट्स के लिए, और पैरेलल जो है वो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है यूजुअल सर्किट जो हमें गिवन होते हैं, ठीक है जी। अच्छा अभी जो है वो हमारे पास स्टार्ट अगेन जी। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है हाँ जी, सीरीज का अगर कॉम्बिनेशन हो तो चूंकि हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। ये मैं आर्म सर्किट्स की बात कर रहा हूँ, जो आर्म सर्किट्स होते हैं। और इन पैरेलल सर्किट जो है वो हमारे पास चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इसलिए पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आते हैं तो नेक्स्ट कहते हैं जी कि चूंकि जो है वो हीट प्रोड्यूस्ड का जो फॉर्मूला है यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास क्या था, H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से पावर जो है वो आई स्क्वायर आर, पावर वी स्क्वायर वी आई भी हो सकती है, पावर वी स्क्वायर ओवर आर भी हो सकती है। तो हीट प्रोड्यूस के ये फॉर्मूले तीनों जो है वो यूज हो सकते हैं कहीं भी। इसमें चाहे पावर आपको डायरेक्टली गिवन हो या चाहे इनडायरेक्टली गिवन हो, यानी पावर जो है वो आपको आई स्क्वायर आर की फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, वी आई की फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, वी स्क्वायर ओवर आर की फॉर्म में गिवन हो सकती है। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, आपको वाट के बारे में ऑलरेडी पता है, और किलो वाट आवर भी हमने एनर्जी के यूनिट में डिस्कस किया था। और किलो वाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। और अगर आपको याद हो तो मैंने वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक जो है उसमें मैंने आपको जो है वो सिखा दिया था बिल कैलकुलेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, तो वो भी जो है ना यहाँ इंक्लूड कर लीजिएगा एक दफ़ा, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। सो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होगा, 2.77 इंटू 10⁻⁻7 किलोवाट आवर होता है। सो ये एक नज़र रिवाइज करना। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक आ गया जी, ये भी ज़रा देखें, पावर इन बल्ब्स, बल्ब्स की हम बात करने लगे हैं। अच्छा बल्ब जो है इसकी बात करें तो इसमें जो है वो एक खास बात ये है कि जैसे अभी मैंने ऊपर कहा कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है इन सीरीज यहाँ पे, और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है पैरेलल के लिए इन यूजुअल सर्किट्स जो है, आर्म सर्किट्स जो आपको अगर गिवन हो तो। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो बल्ब का केस है वो थोड़ा डिफरेंट है।
बल्ब का केस क्यों डिफरेंट है वो जरा गौर से सुनना है। जब भी आपको पावर कैलकुलेट करनी आए बल्ब के केस में, बल्ब जो है स्पेशली, अब बल्ब के जो केस है वहां अगर हमें पावर जो है वो डिस्कस करना आती है तो पावर आप हमेशा एक ही फॉर्मूला जो है वो आप कैलकुलेट लगा करना उससे देखेंगे कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम है या ज्यादा है। क्यों क्यों तो देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हो बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? देखो ये जितने भी बल्ब मैन्युफैक्चर होते हैं, एनर्जी सेवर मैन्युफैक्चर होते हैं, ये घरों में यूज करने के लिए मैन्युफैक्चर होते हैं। और घरों में आपको पता है कौन सा सर्किट यूज होता है? पैरेलल हमेशा यूज होते हैं, ऐसे ही है ना जी। पैरेलल सर्किट्स, अब पैरेलल जो सर्किट्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो पैरेलल सर्किट जो है उसमें हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर ओवर पी। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ बल्ब होगी। ठीक है। अच्छा, चाहे आप सीरीज का सर्किट में आप उस बल्ब को लगा रहे हो या पैरेलल के सर्किट में बल्ब को लगा रहे हो, आपकी जो रेजिस्टेंस है उसकी मेजरमेंट इसी फॉर्मूले से होगी। मतलब जिस बल्ब की पावर जो है वो ज्यादा होगी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, आप देखो जो सीरीज है हमारे पास, कॉम्बिनेशन जो है जैसे 100 वॉट और 200 वॉट, अगर हमारे दो बल्ब हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, आपसे पूछा जाएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आएगा कि ये बताएं इनमें से कौन सा ज्यादा जो है वो क्या होगा? ब्राइटेस्ट जो है, इनमें से कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा? ठीक है जी। अच्छा, अब ब्राइटनेस जो है वो आप कैलकुलेट करने के लिए कैसे देखेंगे? आपने फॉर्मूला मैं पहले बताया कि चाहे आप सीरीज में उन बल्ब को लगा रहे हो, पैरेलल में अटैच कर रहे हैं, आपने जो बल्ब है उसको कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से करना है, रेजिस्टेंस को, सॉरी, बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होगी। अच्छा, अब जरा गौर करते हैं। सीरीज है जो सर्किट, सीरीज में जो है वो चूंकि हमें पता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, यानी वोल्टेज किसके क्रॉस ज्यादा ड्रॉप होगा? जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ऐसी उसके क्रॉस जो है वो वोल्ट जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होना। अब जरा देखते हैं, एक है हमारे पास 100 वॉट वाला, दूसरा है 200 वॉट वाला। अब इसमें देखते हैं रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है। रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? जिसकी पावर कम होगी। अब 100 वॉट वाले की पावर जो है वो कम है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होंगे। तो हम चूंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, इसका मतलब है सीरीज के सर्किट में 100 वॉट वाला जो बल्ब है वो मोर ब्राइटर होगा एज कम्पेयर टू 200 वॉट। जबकि पैरेलल में अगर हम बात करें तो अगर 100 वॉट और 200 वॉट के दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसमें देखें कि जिसकी रेजिस्टेंस कम है जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। और पैरेलल के सर्किट में हमें पता है कि वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस सेम जानी है, लेकिन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट जो है वो कम होगा, और जिसकी जो है वो रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ज्यादा होगा। इसका मतलब है 200 वॉट वाला जो है, जो कि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो जाएगी। इसका मतलब है पैरेलल वाले सर्किट में वो ज्यादा ब्राइट होगा जिसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है एक नज़र जो है वो रिवाइज कर लेना है। तो बल्ब के केस में रेजिस्टेंस हमेशा आपने इस वाले फॉर्मूले से देखनी है, V स्क्वायर ओवर P से। और सीरीज का सर्किट हो तो देखना है कि किसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है। और पैरेलल का सर्किट है तो उसमें देखना है किस में से करंट ज्यादा पास कर रहा है। तो पैरेलल में करंट किसके क्रॉस ज्यादा होगा? जिसकी रेजिस्टेंस कम है। और सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस ज्यादा होगा? जिसकी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो ये एक दफा ना आपने अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना।